हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एटॉमिक रेडिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले हम लोग ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप लोग अगर सीख जाओगे तो जो कई सारी प्रॉब्लम्स इनके ऊपर होती है, तो सारी प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं कराई जा सकती, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा, उनके अकॉर्डिंग आप बाकी की प्रॉब्लम्स को इजिली से सॉल्व कर सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको कुछ स्पीशीज दी हुई है, जैसे O2 नेगेटिव फर्स्ट स्पीशीज है, O2 नेगेटिव, सेकंड है Na, थर्ड है F, फोर्थ है Mg2 पॉजिटिव, फिफ्थ है Cl, सिक्स्थ है Al3 पॉजिटिव एंड द लास्ट वन इज सेवंथ इज Ne। और आपसे पूछ रहा है कि ये कुछ स्पीशीज है एंड और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इनमें से हमें निकालनी है, और फिर उन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मतलब हमें हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है कि हमें एक तो इसमें क्या बताना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है, और दूसरा ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगी अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको कुछ स्पीशीज कैटायन, एनायन और कुछ न्यूट्रल स्पीशीज दी हुई है, इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनमें से बताना है और अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होंगी, यहाँ जो ये वर्ड लगा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मींस जिस पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्पीशीज क्या कहलाएंगे, आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगी। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं देखने, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने उतने प्रोटॉन होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसने 2 नेगेटिव चार्ज गेन किया हुआ है, मतलब इस पे एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो 8 + 2 करके यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली सोडियम पे कितने होंगे, 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो गए, 11। फ्लोरीन पे कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन इसने अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब लूज करने के बाद तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन 17 होगा, यहाँ कितना होगा, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 13 में से इसने 3 पॉजिटिव चार्ज गेन किया हुआ है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब नियोन आया, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है, यहाँ देखो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सोडियम में 11, फ्लोरीन में 9, मैग्नीशियम में कितना, 10। तो हमें दो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मिल गए हैं, एक तो O2 नेगेटिव और एक दूसरा क्या है, Mg2 पॉजिटिव। ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्योंकि बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एल्यूमिनियम पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Al3 पॉजिटिव भी क्या होगा, आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, और फिर नियोन भी क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। तो ये जो एलिमेंट है ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बात करनी है किसकी, कि इनमें रेडियस किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो देखो जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसका रेडियस सबसे कम होगा, और जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसका रेडियस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे लार्ज रेडियस किसका होगा, O2 नेगेटिव का होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बड़ा आ जाएगा, तो O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन क्या, Ne। अब ये दोनों कैटायन है, तो इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होगा, ये फिर इससे लार्ज होगा, तो Mg2 पॉजिटिव इसके बाद, और देन लास्ट क्या होगा, Al3 पॉजिटिव। तो दिस इज द रेडियस ऑर्डर फॉर दीज कैटायन या फिर एनायन या फिर न्यूट्रल स्पीशीज। यहाँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमने फाइंड आउट किया और उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अरेंज द Li2 पॉजिटिव। Li2 पॉजिटिव आपको दिया है, उसके बाद Be
3 पॉजिटिव आपको दिया है और He पॉजिटिव दिया है। इसमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई लिखना है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। एटॉमिक रेडियस में हमें अरेंज करना है, इंक्रीजिंग रेडियस हमें लिखनी है। अब देखो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, जिसने जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए उसका साइज उतना स्मॉल, जिसने कम इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका साइज उतना लार्ज। तो He पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, तो सबसे स्मॉल साइज किसका हो जाएगा? Be3 पॉजिटिव का। तो इंक्रीजिंग रेडियस हमें अरेंज करनी है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल आ गया, उसके बाद क्या आ गया फिर Li2 पॉजिटिव, और सबसे लार्ज कौन हो जाएगा? He पॉजिटिव, क्योंकि इसने सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। मैं फिर से बता देता हूं, जो कैटायन एनायन के साइज है वो वेरी करते हैं उनके लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। कैटायन के अंदर जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उसका साइज सबसे स्मॉल, और एनायन के अंदर जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, गेन किए होंगे, उसका साइज क्या होगा? सबसे लार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल रेडियस लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल रेडियस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे लार्ज साइज किसका होगा? ये किस तरीके से लाई करते हैं, देखो हाइड्रोजन कहीं यहां लाई करता है, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले पीरियड के अंदर, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हो गया, सेकंड पीरियड के अंदर कौन लाई करेंगे? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पहले कौन आता है? नाइट्रोजन, फिर कौन आता है? ऑक्सीजन, और उसके बाद इस क्लोरीन को हम लोग थर्ड पीरियड के अंदर कहते हैं, और ये यहां अरेंज होगी। अब हम कहते हैं कि टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो यहां से यहां जब आप लोग आओगे क्लोरीन तक, तो ये टॉप से बॉटम आते चले जा रहे हैं, तो साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ सबसे लार्ज साइज किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। तो लार्जर साइज जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। अब क्लोरीन के बाद हमें ये पता है कि टॉप से बॉटम में साइज इंक्रीज होता है, तो सबसे बॉटम में तो ये लाई कर रहा है क्लोरीन, तो इसका साइज क्या हो गया? लार्ज। अब हमें ये पता करना है सबसे स्मॉल किसका होगा? नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन का क्या होगा? सबसे स्मॉल साइज होगा। अब ये दोनों बचे बीच के, इसका आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होते हैं? हमेशा डिक्रीज होते हैं। तो नाइट्रोजन ग्रेटर हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये आपका यहाँ आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जहां क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे थे? एटॉमिक रेडियस के साथ अरेंज कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैकपॉट क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक से उठ के आया है। ये डी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शनल केस हमने पढ़ा था 3D, 4D और 5D सीरीज को लेके, उसमें से क्वेश्चन उठ के आया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि वाई द पेयर ऑफ एलिमेंट, वाई द पेयर ऑफ एलिमेंट्स जिरकोनियम एंड हैफनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम, उसके बाद नियोबियम, Nb एंड टेंटेलम, Ta, और देन है मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। पूछ रहे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। अब ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, लास्ट वीडियो लेक्चर से आप लोग देख सकते हो। डी ब्लॉक के अंदर से ये क्वेश्चन आया है। देखो मैंने आपको कहा था कि वहां 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है, 4D होती है और 5D होती है। जब मैं इनके साइज की बात कर रहा था, तो ये अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो यहां अगर मैं मान लो इस तरीके से इसको लिखूं कि यहां मैं 3D दिखा दूं, यहां 4D दिखा दूं और यहां क्या दिखा दूं? 5D। तो 3D का साइज इस तरीके से लाई कर रहा था ऐसे, फिर 4D का साइज कहीं यहां लाई कर रहा था इस तरीके से, 5D का साइज इसके आसपास ही ऐसे लाई कर रहा था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4D वाले जो एलिमेंट होंगे उनका साइज 3D वालों से तो क्या होगा? लार्ज होगा। लेकिन जो 4D और 3D होगा, सॉरी 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होंगे, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या कर रहा होगा? सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम साइज लाई कर रहा होगा। वैसा क्यों हो रहा है? इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ड्यू टू, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर, आप जाके देख सकते हो, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है कि जब आप लोग 3D से, ये यहाँ जिरकोनियम जो है
ये जिरकोनियम 4d का एलिमेंट है और हैफनियम किसका है 5d का, नियोबियम किसका है 4d का, टेंटलम किसका है 5d का, उसके बाद मोलिब्डेनम किसका है 4d का और ये टंगस्टन किसका है 5d का। जब आप 4d से 5d जाते हो तो यहाँ 5d जो सीरीज है, 5d जो सीरीज हमारी होती है उसमें f ब्लॉक लाई करने लगता है। इनके अंदर कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, f ऑर्बिटल इनके अंदर आ जाता है। तो f ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है कि इन f ऑर्बिटल देयर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर होता है तो मैं क्या कहूंगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे है कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं, तो ये बेटर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ से पूरा कवर अप कर लिया है, तो यहां बेटर शील्डिंग इफेक्ट है, बेटर शील्डिंग इफेक्ट। ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर करा चुका हूं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से, तो ये क्या है, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को इजीली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब क्या होगा कि मान लो इस एलिमेंट को आप लोग कह दो कि ये 4d का है और ये किसका है 5d का। अब जनरली देखने में क्या लगता है कि 5d का एलिमेंट बहुत लार्ज होगा, लेकिन हो क्या रहा है, साइज जो तय करता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तय करता है। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग पावर से, तो फिर साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये साइज इतना डिक्रीज हो जाता है कि ये और ये दोनों साइज आपस में क्या लगने लगते हैं, सेम लगने लगते हैं। मतलब 4d के और किसके 5d के साइज जो होंगे वो क्या लगने लगेंगे, सेम लगने लगेंगे। इसमें भी फिर मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था कि ये काम कहां से स्टार्ट होता है, जैसे थर्ड पीरियड से आपका लाई करता है, मतलब थर्ड पीरियड के अंदर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे, सॉरी थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर ये लाई नहीं करेगा। ये कहां से लाई करता है, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनमें ये लाई करता है, टाइटेनियम से स्टार्ट होकर नीचे जब हम लोग आते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन क्या था, जिरकोनियम, हैफनियम, नाइबियम और टेंटलम एंड मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों है। तो इसके दो रीजन है। पहले तो ये है कि ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है ये 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट है। ये 4d, ये 5d, ये 4d, 5d, ये 4d एंड ये 5d। फिर दूसरा रीजन है, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि f ऑर्बिटल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं 5d के अंदर, जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली से अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से साइज जो है 5d ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज 4d ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के साइज के बराबर दिखने लगता है, नजर आने लगता है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि इनके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट क्या लगता है, हमें सेम लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात हमने की है, वहां कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमने पढ़े थे, ये अलग से मैंने पढ़ाया था आपको एक्सेप्शनल केस के बारे में। अब एक क्वेश्चन आया है कि जो बोरॉन फैमिली है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 आपको दिया हुआ है। ग्रुप 13 में बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि यहाँ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 किलोजूल पर मोल है। ये सब किलोजूल में होंगी, किलोजूल पर मोल में होंगी। एल्यूमिनियम की बोल रहा है 577 है, गैलियम की बोल रहा है 579 है, इंडियम की बोल रहा है 558 है एंड थैलियम की बोल रहा है 589 है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग जनरली जानते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, सॉरी टॉप से बॉटम का केस है। टॉप से बॉटम में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ 801 से 577 आई, ठीक है, डिक्रीज हो गई, लेकिन फिर से थोड़ा सा क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। फिर बिल्कुल फिर थोड़ा सा क्या हो रही है, डिक्रीज, और फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज। अब ये देखने के लिए, इसका आंसर देखने के लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहां इसका आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा। अब वैसे मैं बता दूं ऐसा किस वजह से हो रहा है। यहाँ जो एक्सेप्शनल बन रही है वो गैलियम और एल्यूमिनियम को लेके, इंडियम और थैलियम को लेके बन रही है। गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल आने की वजह से सेम वही कॉन्सेप्ट कि डी ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, लार्ज होगा,
लार्ज होने की वजह से जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजीली से ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इजीली से इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से साइज जो कम हो गया और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो आप इसको एक्सेप्शनल केस के अंदर जाके देख सकते हो, इससे पिछला वीडियो लेक्चर ही होगा जहां आयनाइजेशन एंथैल्पी के सारे एक्सेप्शनल केस मैंने कराए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर, जो चीज मैंने पहले करा दी है उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ various oxidation state of an element can be predicted on the basis of successive आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एलिमेंट की कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूं। एल्यूमिनियम में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे Al पॉजिटिव बन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे Al2 पॉजिटिव बन जाएगा और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे Al3 पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ये बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाले गए हैं। मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। मतलब यहाँ कुछ वैल्यूज आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी आएंगी। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप लोग कैसे बता सकते हो कि इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में से, पॉजिटिव मींस +1 +2 और +3 में से, इन तीनों में से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। मींस यहां आयनाइजेशन एंथैल्पीज की कुछ वैल्यूज आएंगी और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कहोगे। अब इसके लिए किस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, देखो इसके लिए कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई हुई है, IE1। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या अप्लाई हुआ है, IE1। फिर जब मैंने दूसरा निकाला है तो क्या हुआ, अप्लाई हुआ है IE2। और फिर जब मैंने थर्ड निकाला है तो क्या अप्लाई हुआ है, IE3। ये अप्लाई हुआ है। अब मैं मेरे पास कुछ वैल्यूज है, मैं लिख देता हूं यहाँ। IE1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। IE1 दिया हुआ है 6.0, IE2 दिया हुआ है 18.6, IE3 दिया हुआ है 28.4 एंड IE4 दिया हुआ है 120। ये दिया हुआ है आपके सामने। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो आपको ध्यान से गौर करनी। देखो अगर जो दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं, दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे, मान लो मैं इनको कंपेयर करूं IE1 और IE2 को, और मैं कर दूं कि IE2 माइनस IE1, IE2 माइनस IE1, और अगर इनका डिफरेंस if the difference between two successive ionization enthalpy is less than 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, लेस होता है, देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें बताना है कि इन तीनों में से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी। और मैंने यहाँ क्या कहा है कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है IE1, IE2, IE3 एंड IE4। अगर मैं दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस निकालता हूं और वो डिफरेंस कितना आता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस आता है, तो वहां की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर इफ द डिफरेंस comes greater than 15 electron volt, then
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब ट्राई करते हैं, IE1 और IE2 का डिफरेंस निकालते हैं। मींस मैं लिख देता हूं IE2 माइनस IE1। मान लो इनकी वैल्यूज जो है आपके सामने लिखी हुई है, ये कितना है, IE2 18.6 एंड माइनस 6.0। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद IE3 माइनस IE2 अगर आप लोग सॉल्व करते हो, IE3 की वैल्यू कितनी है, उधर लिखी हुई है 28.4 माइनस 18.6। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद IE4 माइनस IE3, ये कितना आ जाएगा आपका 120 माइनस 28.4 और ये आंसर आएगा 91.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो स्टूडेंट, ये लेस देन कितना आ रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस आ रहा है, ये भी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर आ रहा है किससे, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी है उसके अंदर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, +1। यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी है उसके अंदर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, +2। और यहाँ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है उसके अंदर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल भी क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आप किसी एलिमेंट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनका डिफरेंस निकालने के बाद आप किस तरीके से कह सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे कि इन सब में से कौन से ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल होगी। तो उसके लिए क्या है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों की वैल्यूज आई है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आई है, उनका अगर डिफरेंस, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस अगर लेस देन आता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो डिफरेंस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर आ जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यहाँ एक एग्जांपल लिया मैंने एल्यूमिनियम का, IE2 माइनस IE1 किया, डिफरेंस आया कितना, 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IE3 माइनस IE2 किया, डिफरेंस आया कितना, 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड IE4 माइनस IE3 किया तो डिफरेंस आया कितना, 91.6। ये लेस देन 15 है, ये लेस देन 15 है, लेकिन ये ग्रेटर देन क्या है, 15। तो ये ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। इसी वजह से आपका एल्यूमिनियम जो है वो Al3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के अंदर मोर स्टेबल फील करता है। यहाँ ये स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये मोर स्टेबल निकल के आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना स्टूडेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मर्करी मेटल होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो मर्करी मेटल का कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी से कनेक्शन है। और क्वेश्चन किस तरीके से वो बन जाता है कि जो मर्करी मेटल है वो लिक्विड स्टेट में क्यों होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई मर्करी मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर होगा। आंसर क्या होगा कि यहां जो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से यहां जो मर्करी मेटल होगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको K पॉजिटिव दिया गया है, AR दिया गया है और Cl नेगेटिव दिया गया है, AR एंड Cl नेगेटिव। और पूछ रहा है एक और पेयर दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, और आपसे पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बताना है। तो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अब सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या होगा कि जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन पे न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और फिर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ K पॉजिटिव AR और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ सबसे जो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, Cl नेगेटिव की होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो ये इजिली से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, लूज कर सकता है। उसके बाद देन किसकी होगी, आर्गन की, और सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, K पॉजिटिव की होगी, क्योंकि K पॉजिटिव के ऊपर, K के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। और अभी अभी मैंने कहा कि
जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे बैठा होगा तो उसके जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे अट्रैक्शन पावर क्या होगा उसके आगे वाले एलिमेंट से और पिछले वाले एलिमेंट से अट्रैक्शन पावर क्या होगा उस पे ज्यादा होगा। तो आर्गन जो है पोटेशियम से पहले आता है, मींस ये नोबल गैसेज है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है कि के पॉजिटिव के ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो अब जो अट्रैक्शन पावर है वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से मुश्किल होगा, फिर Ar से और फिर कहां से होगा, Cl नेगेटिव से। अगर यहां कंपेयर किया जाए तो यहां बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, Fe3 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिसने जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा ज्यादा, Fe3 पॉजिटिव, देन Fe2 पॉजिटिव एंड देन क्या Fe। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 1s2 2s2 2p6 और सेकंड है 1s2 2s2 2p5 और थर्ड है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और पूछ रहा है लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी होगी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी होगी। तो देखो ये स्टेबल है, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 to 4 और 6 कितना 10, तो नियोन तो नोबल गैस है, हम पहले ही कह चुके हैं, नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद किसका होगा, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन को इजीली से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यहाँ किस में से निकालना पड़ेगा, 3s में से। तो 3s जो वो ज्यादा फार अवे होगी किससे, न्यूक्लियर चार्ज से, तो इसमें से आप लोग इजीली से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा, जो आंसर होगा यहाँ, वो आंसर क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग del H1 मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन, सीजियम, सल्फर एंड कैल्शियम। तो यहां हम लोग लिखते हैं कि आपको दिया गया है फ्लोरीन, सीजियम, सल्फर एंड कैल्शियम, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है, और कैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो सीजियम ये किस तरीके से लाई कर रहे होंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग इमेजिनेशन करें तो सीजियम सबसे नीचे लाई कर रहा होगा, यहाँ सीजियम के बाद यहाँ कहीं सल्फर लाई कर रहा होगा, सल्फर के ऊपर यहाँ कहीं फ्लोरीन लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं क्या लाई कर रहा होगा, कैल्शियम लाई कर रहा होगा। तो देखो टॉप से बॉटम आते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे नीचे कौन है, सीजियम, तो सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सबसे कम। सीजियम के बाद फिर अब ऊपर चलते चले जाओ, फिर कौन हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर किसकी हो जाएगी, सल्फर की, और फिर और ऊपर जाओगे तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इसका ऑर्डर होगा, नोट कर सकते हो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम द एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कार्बन, लिथियम, सीजियम एंड जिनोन, ये कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, और इसमें पूछा है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। सबसे पहले यहां ये क्वेश्चन है हमारा, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इनमें से किसकी होगी, और थर्ड पूछ रहा है जीरो ग्रुप से कौन लाई करता है, जीरो ग्रुप मींस नोबल गैस वाले ग्रुप से कौन लाई करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, देखो यहाँ सीजियम आ गया, और सीजियम तो सबसे नीचे लाई करता है, तो सबसे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी तो किसकी हम लोग कह रहे हैं, फ्लोरीन के बारे में हम लोग, या नोबल गैसेस के बारे में हम लोग बोल देते हैं, हीलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम सबसे ज्यादा कहते हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट किसकी होगी,
सबसे लोएस्ट होगी सीजियम की। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे नीचे इस कॉर्नर पे लाई करता है और यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे कम होगी। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, सबसे स्मॉल एटॉमिक रेडियस किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द प्रेडिक्टेबल। और जीरो ग्रुप में कौन लाई कर रहा होगा, जीनोन। जीनोन इज ए नोबल गैस, तो ये कहां लाई कर रही होगी, जीरो ग्रुप के अंदर लाई कर रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव। आपसे पूछ लिया आयनिक साइज बताना है। अब ये सब आयन है, तो यहां हमें क्या बताना है, आयनिक साइज बताना है। और आयनिक साइज हमें किस तरीके से बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें बताना है। इन सबसे लार्ज आयनिक साइज किसका होगा। तो देखो यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, यहाँ कितना 1। तो जिसने जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उसका साइज उतना ही क्या होगा, लार्ज होगा। तो N3 नेगेटिव का साइज सबसे लार्ज, उसके बाद O2 नेगेटिव का साइज सबसे लार्ज, फिर F नेगेटिव का साइज, देन इन दोनों में से इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका साइज सबसे स्मॉल, और फिर इससे भी साइज जो लार्ज होगा वो किसका होगा, Na पॉजिटिव का होगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पूछ रहा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सोडियम। इसी क्वेश्चन के अंदर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सोडियम। यहां बताना है आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है हमें। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो ये किस तरीके से लाई करता है, सोडियम यहां, मैग्नीशियम यहां, एल्यूमिनियम यहां, और फिर यहां कहीं आता है क्या, सिलिकॉन। तो सबसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की। अब इसका ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, 6 और 2 कितना 8 और 2 कितना 10 और 2 कितना 12। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है। मैंने बताया था आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस। एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। यहां स्टेबिलिटी नहीं है। अब जनरली होना क्या चाहिए कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, फुल फिल्ड स्टेबल है, फुल फिल्ड स्टेबल। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो सिलिकॉन के बाद सबसे जो लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, आपकी मैग्नीशियम की होगी। मैग्नीशियम के बाद किसकी होगी, फिर एल्यूमिनियम की, और फिर उसके बाद किसकी होगी, सोडियम की। ये इसका आंसर होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस के साथ आंसर है इसका, तो आप लोग इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये आपको दिए हैं। इनका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इन पे कुछ चार्ज आया होगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन जो बचे होंगे उसके अकॉर्डिंग इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें बतानी है। तो समझते हैं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ये हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5 ये होगा। अब इन सब में से हमें क्या बताना है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। तो सेकंड कब होगा, जब मैं इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। तो जब मैं कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके आऊंगा, तो कार्बन में से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। इस p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस पे क्या आ गया, p1 हो गया है। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। अब तस्वीर आपको साफ होने लगी होगी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो कितना रह गया 3। उसके बाद इसके केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ये क्या हो गया आपका हाफ फिल्ड स्टेबल हो चुका है। ये एलिमेंट क्या हो चुका है, हाफ फिल्ड स्टेबल हो चुका है। अच्छा यहां अगर इनमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर पूछता तो किसकी होती, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन यहां हाफ फिल्ड स्टेबल है। लेकिन उसने सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है एलिमेंट्स की, उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है
किसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बताना है। तो यहाँ ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ एक ट्रेंड मैं लिख सकता हूँ कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद फिर किसकी होगी, कार्बन की। ये इसका ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर आप लोग यहां लिख सकते हो कि ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्या, कार्बन। नेक्स्ट है बी आर पॉजिटिव, बी आर एंड बी आर नेगेटिव। आपका एक क्वेश्चन है बी आर पॉजिटिव, बी आर नेगेटिव एंड बी आर पूछ रहा है, आयनिक साइज बताना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बी आर नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो साइज क्या हो गया, लार्ज। उसके बाद कौन हो जाएगा, बी आर, और फिर कौन हो जाएगा, बी आर पॉजिटिव, क्योंकि बी आर पॉजिटिव ने इस बी आर ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, लूज किया हुआ है। तो लूज करने पे साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन। बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, ये क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है किसकी हाईएस्ट होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी, तो देखो किस तरीके से लाई करते होंगे। बोरोन के नीचे कौन लाई करता होगा, एल्यूमिनियम, और यहाँ ऊपर कौन लाई करता होगा, इधर कार्बन, और यहाँ कौन लाई करता होगा, सिलिकॉन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है तो किसकी हो जाएगी आपके सामने, कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन दीज 4, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी और टॉप से बॉटम क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, लेकिन सबसे कम किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की हो जाएगी, ये सबसे लेस रहेगी। और कार्बन की क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन हमारा ये था कि इनमें से हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो वो कार्बन की होगी, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन चारों में से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, सिलिकॉन का होगा, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ये ऑक्सीजन हुआ, और ये क्या हुआ, सल्फर हुआ। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें बताना है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, टॉप से बॉटम में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, वो नाइट्रोजन की हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल भी है। उसके बाद किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद किसकी हो जाएगी, फास्फोरस, एंड देन किसकी हो जाएगी, सल्फर की। ये इसका ऑर्डर होगा। इन दोनों में एक्सेप्शनल केस बन गया। आना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन को पहले आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इस वजह से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। एक क्वेश्चन है, यहां लिख लेते हैं, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो स्ट्रोंटियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, मोर होगी, मोर आयनाइजेशन, सॉरी बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है लोअर फर्स्ट, ठीक है, लोअर फर्स्ट होगी। लोअर फर्स्ट पूछा है तो स्ट्रोंटियम की आपकी जो है लोअर फर्स्ट होगी, क्योंकि बेरिलियम के नीचे ये लाई करेगा, स्ट्रोंटियम आके टॉप से बॉटम साइज जो वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ स्ट्रोंटियम होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पड़ा था। तो यहाँ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें से, स्ट्रोंटियम एंड बेरिलियम में से। उसके बाद मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंटियम में से, मैग्नीशियम और स्ट्रोंटियम की अगर मैं बात करूं तो यहां हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी हुई है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां किसकी हो जाएगी, स्ट्रोंटियम की हो जाएगी। यहां किसकी हो जाएगी, स्ट्रोंटियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सॉरी एटॉमिक रेडियस पूछा गया, क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया है। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है, उल्टा लिख गया हूं मैं, एटॉमिक रेडियस। तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, स्ट्रोंटियम की होगी, अभी मैंने डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, आउट ऑफ Li एंड Be। मैं लिख देता हूं, ये आपको खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे लिख के भेजना है। तो आप लोग इसको खुद सॉल्व करना, आपसे हो जाएगा। मैं 1% भी ये नहीं लगाऊंगा कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आउट ऑफ Li एंड Be
lithium and beryllium which have higher second ionization enthalpy। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस को लेके। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक पूरा पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको जो कुछ उनके क्वेश्चंस को इजीली से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट होगा। सो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।